हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा गौरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे थे किसकी, रिसोर्सेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी के संसाधन की बात कर रहे थे। और इन संसाधनों में हम वेक्टर तक बात कर चुके थे, यानी वाहक के बारे में मैंने बता दिया गया था कि सब वाहक एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया विशेष सर्कुलर या वृत्ताकार डीएनए होता है, जिसको हम प्लाज्मिड के रूप में काम में लेते हैं। और उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि उसकी मुख्य विशेषता होती है कि सब उसमें स्वयं का रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, और साथ ही उसके साथ समाकलित किया गया या उसमें अंतर्वेशित किया गया कोई बाह्य डीएनए खंड है, उसका भी वो क्या कर देता है, रेप्लिकेशन कर देता है। यहां तक हम बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं आगे, अगला एक संसाधन और आता है, और जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्राही कोशिका या रेसिपिएंट सेल बोल देते हैं। ग्राही कोशिका का मतलब क्या होता है, देखो कि हमने क्या किया, प्लाज्मिड लिया, ये इधर हमने क्या लिया, वांछित डीएनए खंड, या इसको हम पता है वांछित डीएनए खंड को फॉरेन डीएनए सेगमेंट भी कह देते हैं, ठीक है ना, यानी इसको विजातीय डीएनए भी कह देते हैं, वांछित डीएनए खंड भी बोल देते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये हमने लिया था, और इसको हमने क्या किया साहब, इसको यहां कट लगाया, और यहां कट लगाकर इसको हमने इसके साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो गया, ठीक है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब हमारे पास ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, ये तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब क्या करेंगे, हम रेप्लिकेशन कराना है। तो रेप्लिकेशन कराने के लिए वापस हम किसी बैक्टीरियल सेल में इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ग्राही कोशिका का मतलब क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रहण कर उसका रेप्लिकेशन करती है, उस कोशिका को हम क्या कह देते हैं, ग्राही कोशिका कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, इसको लिया और इसको हम क्या करेंगे साहब, एक बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दिया। ये लो, हमने इसको किस में ट्रांसफर कर दिया, एक बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दिया। याद रखना, ग्राही कोशिका की कुछ स्पेशलिटीज होती है, कुछ विशेष कैरेक्टर होते हैं। उनमें हम पहली बात करें कि ग्राही कोशिका में रेप्लिकेशन करने की या प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसको बाह्य डीएनए को ग्रहण करने की क्षमता उसमें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर वो बाह्य डीएनए को आसानी से ग्रहण करने वाली होगी, तभी तो क्या करेंगे, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसमें एंट्री कराएंगे, ठीक है ना। और बाह्य कोशिका के रेप्लिकेशन करने में भी क्या होनी चाहिए, वो सक्षम होनी चाहिए। ये ग्राही कोशिका के क्या होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ संसाधन हो गए कंप्लीट। ध्यान रखना, इस यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के संसाधन में से 3 नंबर का बड़ा प्रश्न भी आता है, और इसमें 1-1 और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, जिनमें वाहक और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दोगे, उसको अच्छी तरह से पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो, अगला हम पॉइंट करते हैं। हम पहले शॉर्ट में हालांकि मैं बता चुका हूं कि सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमें क्या करना है, पुनर्योगज डीएनए बनाना है। तो पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साहब, कि अब हम बात करेंगे स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिसोर्सेज की जगह हम किसकी बात करेंगे, स्टेप।
ठीक है ना। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के चरण कौन कौन से होते हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। तो देखो ध्यान रखना, अपन बात करें तुम्हारे सिलेबस में या एग्रीकल्चर बायो की बुक में हमने इन स्टेप को 4 पार्टों में डिवाइड किया है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से हम साथ के साथ समझते चलेंगे। तो देखो सबसे पहला काम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वांछित डीएनए चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भाई हमने क्या करना है, किसी जीव में, जैसे उदाहरण के लिए हम बीटी कॉटन की बात कर लेते हैं। बीटी कॉटन हुआ और बीटी कॉटन में बैसिलस थुरिंजिएसिस का बीटी जीन ट्रांसफर किया गया था। इसका मतलब वांछित डीएनए हमें कहां से प्राप्त हुआ, बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वो हमारी वांछित कोशिका हो गई, वो जीवाणु, ठीक। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें क्या ढूंढना है, वांछित डीएनए युक्त सेल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वांछित डीएनए युक्त सेल का चयन किया, सिलेक्शन कर लिया साहब, ठीक है। अब हमने सिलेक्शन किया, ये क्या था, बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका उसके बाद हम कोशिकीय अपघटनकारी, बेटा संसाधन के अंदर हम कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम द्वारा क्या करेंगे, कोशिका अपघटन, और हम क्या करेंगे, अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसके द्वारा अपकेंद्रण द्वारा क्या प्राप्त करेंगे, वांछित डीएनए प्राप्त करना, ठीक है। हमने क्या किया, कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम मैंने बताया था साहब, ये क्या है, बैसिलस थुरिंजिएसिस, इसका मतलब जीवाणु है। तो जीवाणु है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइसोजाइम काम में ले सकते हैं, जिसके द्वारा इस कोशिका का अपघटन कराया जाएगा। और हमारे पास साहब क्या हुआ, ये क्या प्राप्त हो गया, हमारे पास वांछित डीएनए प्राप्त हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, वांछित डीएनए, ठीक है। अब सुनो, वांछित डीएनए दिखाई दे रहा है, चलो वांछित डीएनए को अब हम क्या करेंगे, आणविक कैंची किस एंजाइम को बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा क्या करेंगे, वांछित डीएनए को काटना, काटते हैं। अब देखो काटोगे तो क्या होगा साहब, क्या इसके वांछित डीएनए खंड के इस तरह से छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ साहब, वांछित डीएनए खंड बन गए। अब ये क्या है, वांछित डीएनए खंड। बेटा एक चीज और याद रखना, इसको हम विजातीय या इसको हम क्या बोल सकते हैं, विदेशी डीएनए भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, समझ में आ गया। पहला स्टेप बेटा देख के पहचान सकते हो तुम, फर्स्ट। अब देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वाहक चाहिए हमें, वांछित डीएनए खंड प्राप्त हो गया, वाहक चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये देखो साहब, ये हमने क्या प्राप्त किया, प्लाज्मिड। क्या है ये, प्लाज्मिड। किसके रूप में लेंगे हम, सॉरी वेक्टर के रूप में, ठीक है। अब वेक्टर के रूप में, अब इसके साथ अब इसके साथ हम क्या करेंगे, देखो इसको भी हम जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमने वांछित डीएनए काटा था, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। क्या करते हैं, कट लगाते हैं। अब देखो हमने कट लगाया, ये लो साहब, ओ सॉरी, ठीक है, ये हमने कट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे,
कि अपन ने वेक्टर को चयनित कर लिया और वेक्टर को चयनित करने के लिए हमने क्या किया साहब, उसमें कट लगा दिया और कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज द्वारा दोनों डीएनए खंडों को क्या कर देंगे, जोड़ना। यानी विजातीय डीएनए लिया और विजातीय डीएनए को हमने क्या कर दिया साहब, यहाँ जोड़ दिया। ये देखो ये आकर जुड़ गया। अब तुम्हें पता है यहाँ ये हमने बैसिलस तुरिंजियंसिस से लिया था, ये किसी अदर जीवाणु से लिया था और अलग अलग क्या है, डीएनए कोशिकाएं हैं और एक अलग अलग डीएनए कोशिका को हमने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़कर ये जो बनाया गया डीएनए है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देते, पुनर्योगज डीएनए कह देते। अब याद रखना कि यहां से लेकर और यहां तक ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप यहाँ तक था, यहाँ से लेकर अगला ये जो स्टेप है ये हमारा क्या हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अब सुनिए साहब, सेकंड स्टेप कंप्लीट, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हुआ है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम क्या करेंगे, ग्राही कोशिका में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, इसका ना हमने क्या किया, ये देखो हमने एक ऐसे जीवाणु की कोशिका ली, या हम कह सकते हैं जिससे हमने प्लाज्मिड प्राप्त किया था उस कोशिका में ही अपन इसको एंट्री करा सकते हैं। ये हमारी क्या है, ग्राही कोशिका। अब इस ग्राही कोशिका में हम इसको क्या करेंगे, एंट्री करा देते हैं। ये देखो अपन ने इसमें क्या किया, इसको एंटर कराया, करा दिया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 3। बेटा ध्यान रखना, यहां से लेकर और ये क्या है, स्टेप नंबर 3। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है कि ये कोशिका है ना, अब इस कोशिका में हमने रेप्लिकेशन कराना है तो इसको विशेष संवर्धन माध्यम, तो अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट संवर्धन माध्यम में प्रवेश कराते हैं। संवर्धन माध्यम में प्रवेश कराएंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, संवर्धन माध्यम है, ठीक है। इस संवर्धन माध्यम में हमने क्या किया, ये अब तुम्हें पता है संकरित डीएनए युक्त सेल हो गई है। पता है संकरित डीएनए क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट उनसे हमने स्रोतों से डीएनए खंड लेकर इसमें डाला है। ये हो गई साहब, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, इस जीवाणु कोशिका को अब हम रूपांतरित कोशिका भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, एक बाहर से का डीएनए, यानी अब इसके हमने डीएनए एक दूसरा विदेशी डीएनए इसमें डाला है। अब देखो इसमें हमने क्या भर दिया, संवर्धन माध्यम भर दिया। अब संवर्धन माध्यम बढ़ते हैं तो देखो याद रखना, जब इसको पर्याप्त संवर्धन माध्यम मिलता है, पोषण प्राप्त करती है, इसमें लगातार विभाजन होते हैं। एक चीज और याद रखना, इसमें दो सिचुएशन होती हैं। एक तो ये होता है कि हम कोशिका में ही संवर्धन माध्यम मिलता है, कोशिका ही क्या करती है, लगातार विभाजन करती है, और लगातार विभाजन द्वारा कोशिका अनेक कोशिकाएं बनाएगी। ये जीवाणु कोशिका अनेक कोशिका बनाएगी, तो प्रत्येक के अंदर क्या बनेगा साहब, इसमें ये जो जीवाणु है, सॉरी ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये भी क्या करेगा साहब, रेप्लिकेट होता जाएगा, और रेप्लिकेट होता जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो कोशिकाओं में जितनी कोशिका विभाजन करेगी उतने ही क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी इनमें इस तरह से रेप्लिकेट करेगा अपने आप को। एक स्थिति तो होती है ये, एक स्थिति ये होती है कि कई बार हम संवर्धन माध्यम में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जिससे कोशिका विभाजित नहीं होती है। यानी हम एक सिचुएशन ये भी करते हैं, हमने संवर्धन माध्यम में कुछ पदार्थ मिलाया जिससे कोशिका तो विभाजित नहीं हो रही है, लेकिन कोशिका का डीएनए लगातार विभाजन करता है। अब जब कोशिका का डीएनए लगातार विभाजन करेगा तो याद रखना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी क्या होगा, लगातार विभाजन करके अपनी अनेक प्रतियां बना लेता है भाई, ठीक है। अब तुम्हें पता है मार्कर जीन के आधार पर हम इनकी उपस्थिति को पहचानते हैं, और इनकी उपस्थिति को पहचान कर क्या किया जाता
जाता है। इस डीएनए को अपन क्या करेंगे, जो वांछित डीएनए अलग कर लिया जाता है। अब देखो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इसका मतलब एक खंड लिया था वहां हमने और यहाँ अनेक खंड हमने बना लिए। इसका मतलब हमने क्या किया, वांछित डीएनए की फोटोकॉपी बना ली साहब, ठीक है, अनेक प्रतियां बना ली और इन प्रतियों को हम ले जाकर क्या करते हैं, डीएनए बैंक या लाइब्रेरी में सुरक्षित रख देते हैं। जब जरूरत होती है हम उस वांछित डीएनए को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया क्या, फोर्थ स्टेप, याद रखना। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की विधि को हमने इन 4 स्टेप में डिवाइड किया। उम्मीद करता हूं कि इस डायग्राम को देखकर आराम से इसको आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। थैंक यू।